हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के दुकान का शटर डाउन नोटिस भी कहा जाता है। ये लाइन उतनी ही फनी है जितनी रियल, क्योंकि इस एक्ट ने कंपनी को बिजनेस करने का लीगल लाइसेंस खत्म कर दिया। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये माना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज करने वाली बॉडी बन चुकी है, न कि कोई व्यापारी संस्था। ये एक्ट एक सिंबॉलिक एंड था। कमर्शियल कॉलोनियलिज्म का फेज यहाँ से खत्म होता है और पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म का असली दौर शुरू होता है। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है और ये कहानी है बिल्कुल राम और शाम जैसी, जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक बोला शाम है जो हर 20 साल बाद पूछता है राम भाई काम ठीक से चल रहा है या नहीं, और राम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हाँ भाई सब बढ़िया है। लेकिन इस बार 1833 में राम थोड़ा हिल गया, क्योंकि इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे बोला सुन राम भाई, दुकान बंद कर और राज चालू कर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस यहाँ से खत्म कर दिए गए और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। ये मूवमेंट इंडिया के कॉलोनियल स्ट्रक्चर में एक टेक्टोनिक शिफ्ट था। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया कि उनका मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि डायरेक्ट गवर्नेंस है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल चार्टर 1600 में प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में बना था, लेकिन 1833 में उनका कमर्शियल चार्टर ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। इस एक्ट ने सिग्नल दिया कि नाउ कंपनी रूल इज इक्वल टू क्राउन ऑफ शैडो रूल। एक लाइन में बिजनेस से राज तक का सफर यही से इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। चार्टर एक्ट 1833 के मेन फीचर्स जो है वो हम 6 मेन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, रेवेन्यू। तो स्टार्ट करते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड से। कंपनी की दुकान बंद कैसे हुई? पिछले चार्टर एक्ट 1813 में हमने देखा था कि कंपनी की मोनोपोली सिर्फ टी ट्रेड और चाइना के ट्रेड तक रह गई थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने ये बची कुची मोनोपोली भी टोटली एबॉलिश कर दी। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी ट्रेड में मोनोपोली नहीं रखता था। अब कोई भी ब्रिटिश इंडिविजुअल या कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथों से दुकान की चाबी छीन ली और कहा अब ट्रेड छोड़ो, सिर्फ राज करो। ये चेंज इंपॉर्टेंट क्यों था? ये पहला क्लियर स्टेप था जिसमें ब्रिटिश राज कंपनी को ट्रेडर से एडमिनिस्ट्रेटर बनाने लगा। ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ शिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल ऑफ कंपनी, ट्रेड छोड़ो राज संभालो। 1813 तक सिस्टम सिंपल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल डिसीजंस के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए। लेकिन 1833 में क्योंकि ट्रेड खत्म कर दिया गया तो कंपनी प्योरली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। अब दोनों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलकर पॉलिटिकल कंट्रोल संभालने लगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन का एक पपेट है, एक्चुअल पावर पार्लियामेंट के पास है। यानी ये एक्ट एक कंपनी स्टेट हाइब्रिड रूल को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका क्लाइमैक्स 1858 में कंपनी के एंड पर होगा। तीसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल टाइगर बन गया नेशनल टाइगर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बंगाल का टाइगर बन गया पूरे हिंदुस्तान का शेर। ये सिर्फ टाइटल का चेंज नहीं था, ये एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का लीगल डिक्लेरेशन था। इसके साथ साथ एक और मेजर एडिशन देखने को मिला कि काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में एक चौथा मेंबर ऐड किया गया जो एक लॉ मेंबर था, और वो थे लॉर्ड मैकेली। इसका काम था काउंसिल को लीगल एडवाइस देना और कभी कभी लेजिस्लेटिव मैटर्स में वोट भी करना। इस एडिशन ने लॉ मेकिंग को प्रोफेशनल टच दिया, जिसमें लीगल अंडरस्टैंडिंग भी इंटीग्रेट की गई। चौथा पॉइंट, सेंट्रल लेजिस्लेशन। हर राज्य का कानून अब एक ही जगह से। 1833 से पहले बॉम्बे अपना कानून बनाता था, मद्रास अपना, बंगाल अपना और ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ और बनाता था। तो हर तरफ लीगल कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शंस हो जाते थे। इसलिए चार्टर एक्ट 1833 ने बोला कि अब से पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल लॉ बनाएगा, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एबॉलिश हो गए। और एक बड़ी बात, जो लॉज गवर्नर जनरल पास करता था उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था,
लेकिन 1833 के बाद ये लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास होने लगे तो उन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। ये एक लीगल अपग्रेड था जिसमें इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस को इंपीरियल लॉ सिस्टम से जोड़ा गया। 5वां पॉइंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, नो मोर प्रोविंशियल लॉज। अब से मद्रास, बॉम्बे या किसी और प्रेसिडेंसी का अपना पर्सनल लॉ सिस्टम वैलिड नहीं होगा। सब कुछ एक ही सेंट्रल अथॉरिटी से रेगुलेट होगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल से। ये मूव काफ़ी रेवोल्यूशनरी था क्योंकि एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लाया गया, रीजनल पावर सेंटर्स को डाइल्यूट किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को टाइट कर दिया गया। 6वां पॉइंट, रेवेन्यू, अब सिर्फ राज का पैसा। 1813 तक ट्रेड से आता था कमर्शियल रेवेन्यू, टेरिटरी से आता था पॉलिटिकल रेवेन्यू, लेकिन अब क्योंकि कंपनी का ट्रेड ऑफिशियली बंद हो गया तो कमर्शियल रेवेन्यू का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब रेवेन्यू का सिर्फ एक सोर्स बचा, वो है टेरिटोरियल पॉलिटिकल रेवेन्यू, यानी टैक्स कलेक्शन, लैंड सेटलमेंट एटसेट्रा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इसको सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहा जाता है। सेंट हेलिना एक छोटा सा आइलैंड है अफ्रीका और साउदर्न अमेरिका के बीच, और यहाँ पे सिर्फ 4000 लोग रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अचानक से 10,000 किलोमीटर दूर इस आइलैंड की एंट्री क्यों हो गई। पहले शिप्स यूरोप से एशिया जाते थे तो बीच में सेंट हेलिना पर रुकते थे रेस्ट के लिए। 1659 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और 1673 में डच ने छीन लिया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने फिर से इस आइलैंड को वापस ले लिया। किंग चार्ल्स II ने कंपनी को यहाँ परमानेंट राइट्स दे दिए। और सबसे बड़ी बात, 1815 में ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन को यही कैद किया था और 1821 में नेपोलियन की डेथ भी यहीं पे हुई। तो चार्टर एक्ट्स इंडिया के लिए नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास होते थे। और 1833 के एक्ट में एक मेजर डिसीजन लिया गया कि सेंट हेलिना आइलैंड को कंपनी से लेकर क्राउन के अंडर लाया गया, इसीलिए इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें लॉ कमीशन देखने को मिलता है। 1833 का एक और लैंडमार्क फीचर था कि इंडिया में पहली बार लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। चेयरमैन बने लॉर्ड मैकेली और ऑब्जेक्टिव था इंडियन लॉज को कोडिफाई करना, यूनिफाई करना और सिंपलीफाई करना। इसी कमीशन ने बाद में इंडियन पेनल कोड का ग्राउंड वर्क दिया, जिसे 1860 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 कंपनी को ट्रेडिंग से हटा के रूलिंग मशीन बनाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल लाता है, सेंट्रलाइज्ड लॉ मेकिंग एस्टैब्लिश करता है, लीगल रिफॉर्म्स का गेटवे खोलता है और सेंट हेलिना को क्राउन के अंडर ला के एक सिंबॉलिक क्लोजर देता है। ये एक्ट मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बनता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।